जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बेस्ड ईबीएस का नोट्स, जो कि कक्षा 3, 4 एवं 5 पर आधारित है। यहाँ से सी टेट जैसे एग्जाम में पूरे 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के? 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको 30 में से 30 नंबर मिलेगा। क्योंकि आप यदि पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है और पूरा पढ़ना है, और पूरे का पूरे 30 नंबर आपको यहाँ से लेना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे पढ़ते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है एनीमिया। ठीक ना? तो एनीमिया क्या होती है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, और उतना ही पढ़ेंगे जितना एनसीईआरटी में फैक्ट दिया गया है। तो देखिए, एनीमिया के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है। देखिए, एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। ठीक ना? एनीमिया किसके कारण होगा? हीमोग्लोबिन या आयरन की जब कमी होगा शरीर में, तब एनीमिया रोग होता है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं। ठीक ना? यदि एनीमिया हो जाएगा तो शरीर तो प्रभावित होगा ही, इसके अलावा जो मस्तिष्क है वो भी प्रभावित होगा, और बच्चे इससे ठीक से पढ़ेंगे नहीं। उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता। और जिस बच्चे को एनीमिया होता है तो उनका एनर्जी लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। आगे यदि हम पढ़ें तो देखिए, एनीमिया के बारे में लोहा, जिसको आयरन बोलते हैं, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। ठीक ना? जो आयरन है तो सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? गुड़ में मिलेगा, आंवला में मिलेगा, और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलेगा क्या? आयरन। तो ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। आगे हम यदि देखें तो देखिए, अगला फैक्ट एनसीईआरटी में दिया गया है, आयु और लिंग के आधार पर हीमोग्लोबिन की मात्रा। ठीक ना? क्या दिया है? आयु और लिंग के आधार पर हीमोग्लोबिन की कितना मात्रा होना चाहिए, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। देखिए, पहला दिया है नवजात शिशु में। ठीक ना? तो नवजात शिशु में 17 से 22 डेसीलीटर क्या होना चाहिए? हीमोग्लोबिन होना चाहिए। एक सप्ताह का शिशु, ठीक ना, एक सप्ताह का यदि शिशु है तो 15 से 20 डेसीलीटर होना चाहिए हीमोग्लोबिन की मात्रा। अब देखिए, एक महीने का शिशु यदि है तो 11 से 15 डेसीलीटर होना चाहिए हीमोग्लोबिन की मात्रा। बच्चा है तो 11 से 13 डेसीलीटर होना चाहिए हीमोग्लोबिन की मात्रा। वयस्क पुरुष 18 वर्ष से यदि अधिक है तो उसमें 14 से 18 डेसीलीटर होना चाहिए हीमोग्लोबिन की मात्रा। और वयस्क महिलाएं 18 वर्ष से यदि अधिक उम्र हो चुकी है तो उनमें 12 से 16 डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ये दोस्तों एनसीईआरटी का फैक्ट है। तो जैसा लिखा है एनसीईआरटी में वैसा ही आपको पढ़ना है। हम आगे बढ़ते हैं तो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है आबू धाबी के बारे में। ठीक ना? आबू धाबी क्या है? तो आबू धाबी एक शहर है। ठीक ना? तो देखिए, आबू धाबी के बारे में एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा है। तो पहला लाइन है, यह देश रेगिस्तानी इलाके में है, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। ठीक है? जो आबू धाबी शहर है उसका स्थानीय भाषा क्या है? अरबी है। अगला लाइन है, यहाँ पानी बहुत कीमती है, क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ, झील तथा तालाब है। आबू धाबी एक ऐसा जगह है जहाँ ना तो बरसात होता है और ना ही नदियाँ हैं, झील हैं, ना ही तालाब हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला फैक्ट हम देखते हैं तो देखिए, यहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है। ठीक ना? जो आबू धाबी है तो रेतीली जमीन के नीचे क्या मिलेगा? तेल मिलेगा। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। जो आबू धाबी है वहाँ खजूर का पेड़ बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देता है, क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। ठीक ना? आबू धाबी रेगिस्तानी एरिया है, तो रेगिस्तान में खजूर पाए जाते हैं, इसलिए आबू धाबी में खजूर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आगे हम देखें
तो देखिए आबू धाबी के बारे में क्या लिखा है। तो देखिए आबू धाबी की करेंसी दिरहम है, ठीक ना। तो ये फैक्ट है जो सीटेट एग्जाम में आ चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि आबू धाबी का करेंसी क्या है, दिरहम है। आबू धाबी में रेत के पहाड़ या टीले पाए जाते हैं, ठीक है। आबू धाबी में क्या पाया जाता है, रेत के पहाड़ या टीले पाए जाते हैं। अगला फैक्ट है आबू धाबी से भारतीय समय 1 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक ना। आबू धाबी में जितना समय है तो उससे जो भारत का समय है 1 घंटा 30 मिनट मतलब 1.5 घंटा का ज़्यादा है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। अगर आबू धाबी में रात 9 बजे होंगे तो भारत में रात 10:30 बजे होंगे, ठीक ना। 1.5 घंटे के आगे है। यदि भारत में 9 बजा है, ठीक ना, रात के, तो आबू धाबी में कितना 10:30 होगा, कितना होगा 10:30 होगा। तो इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दिया है गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद के बारे में दिया है, ठीक ना। गोलकुंडा किला जो है हैदराबाद में, उसके बारे में फैक्ट दिया है। तो देखिए एनसीईआरटी का क्या लाइन है, गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है, ठीक ना। जो गोलकुंडा फोर्ट है कहाँ है, हैदराबाद में है। दीवार का भाग गोलाकार शेप में है। जो दीवार का भाग है गोलकुंडा फोर्ट का वो कैसा है, गोला है, जिसे बेसंस या बुर्ज कहते हैं, ठीक ना। जो गोला है शेप फोर्ट हैदराबाद का, उसको क्या बोलते हैं, बेसंस बोलते हैं या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज हैं, तो 87 बुर्ज हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला जो फैक्ट है गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद के बारे में, तो देखिए इसके बारे में है कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था, ठीक है। जो गोलकुंडा फोर्ट है तो 1800 ईस्वी में, ठीक ना, किससे बना हुआ था, मिट्टी से बना हुआ था। और कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1580 से 1687 तक क्या किया, राज्य किया, शासन किया। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था पर असफल रहा, ठीक ना। जो गोलकुंडा हैदराबाद फोर्ट है तो वहाँ औरंगजेब भी आक्रमण करने आया था, लेकिन वो क्या रहा था, असफल रहा था, ठीक है। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाया, ठीक ना। और जो औरंगजेब था हैदराबाद फोर्ट को 8 महीने तक घेरा रहा, उसके सामने हैदराबाद फोर्ट के सामने रहा औरंगजेब का सेना, लेकिन आक्रमण नहीं कर पाए। उस समय कांच की बंदूकें बनती थी, ठीक ना। जिस समय हैदराबाद फोर्ट में औरंगजेब ने घेरा डाला था तो उस समय कांच का क्या बना करता था, बंदूकें बना करते थे। अगला जो फैक्ट है वो है हजारों सालों से घुमंतु वर्ग कांच से चीजें बनाते आ रहे हैं। और जो घुमंतु वर्ग हैं मतलब जो आदिवासी हैं हैदराबाद के, तो वहाँ के लोग कांच से जो चीजें हैं, बर्तन वगैरह, हजारों सालों से बनाते आ रहे हैं। कांच तांबे और टिन की मिश्र धातु है। कांच जो है क्या है, तांबा और टिन, इसका क्या है, मिश्रण से बना हुआ है, तो मिश्र धातु है। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। हैदराबाद फोर्ट में एक थे सुल्तान अबुल हसन और दूसरे कौन थे, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी डांस के शौकीन थे कौन, सुल्तान अबुल हसन, संगीत और कुचिपुड़ी के, ठीक ना। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला हम फैक्ट देखते हैं तो देखिए अगला फैक्ट है लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख के बारे में फैक्ट क्या है, एनसीईआरटी में, उसको पढ़ते हैं। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है, ठीक ना। यदि लद्दाख जाना है हमें तो पहले किसको पार करना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर को पार करना पड़ेगा। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। जो लद्दाख है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता है, इसलिए कोल्ड डिजर्ट कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यहाँ कम बारिश होती है। जो लद्दाख है वहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। तो ये फैक्ट किसका है, एनसीईआरटी बुक्स का है। अब
लद्दाख के बारे में और क्या लिखा है गया है, तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, ठीक ना। लद्दाख में क्या होती है, 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है, ठीक ना। घर भले ही पत्थर के हों लद्दाख में, लेकिन इसका छत किसके होती है, लकड़ी के, और फर्श भी लकड़ी के होते हैं। दीवार मिट्टी की और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। दीवार किसकी होती है, मिट्टी की होती है, लेकिन एक मोटी जो परत है वो चढ़ी होती है। अगला फैक्ट देखिए लद्दाख के बारे में, लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग होता है, और जो सेकंड फ्लोर है वहां जाने के लिए लकड़ियों का सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं लद्दाख के लोग। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती है, ठीक ना, विंडो नहीं होती है, मतलब खिड़की नहीं होती है। अब देखिए जब ठंडी पड़ती है, ठीक ना, तो ग्राउंड फ्लोर में सबसे नीचे वाले फ्लोर में क्या रखते हैं, जानवरों को रखते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जब सर्दी पड़ने लगती है तो खुद इंसान भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। और जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ कोई भी खिड़कियाँ नहीं होती, कोई भी विंडो नहीं होते, इसलिए ठंडी कम पड़ती है। अगला फैक्ट देखिए लद्दाख के बारे में, तो देखिए गर्मी के मौसम में यह लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। गर्मी के दिन जैसे आते हैं तो क्या करते हैं ये लोग, फल सुखा कर रख लेते हैं और उसी फल का उपयोग करते हैं खाने में सर्दियों के दिनों में। लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ मिलते हैं। लद्दाख के क्षेत्र में क्या मिलेंगे, लाल मिर्च मिलेंगे, नारंगी मिलेगा, नारंगी मतलब संतरा, कद्दू मिलेगा और सुनहरे पीले भुट्टे मिलेंगे, ठीक है। लद्दाख में जुले जुले का मतलब वेलकम होता है, ठीक ना। लद्दाख में जो जुले जुले बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, स्वागतम होता है, वेलकम होता है। ट्राली का इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। जो ट्राली है ये क्या है, लकड़ी से बना झूला है ट्राली, तो इसका उपयोग क्या करते हैं लद्दाख के लोग, नदी को पार करने के लिए करते हैं। तो इतना फैक्ट था लद्दाख के बारे में एनसीईआरटी बुक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि चांगथांग के बारे में दिया गया है, ठीक ना। तो चांगथांग क्या है, तो देखिए एनसीईआरटी में चांगथांग के बारे में क्या लिखा गया है। चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है, ठीक ना। चांगथांग क्या है, पठार का नाम है, किसका नाम है, पठार का नाम है। यह 5000 मीटर पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है, ठीक ना। लद्दाख के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में भी फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई कितना है, 5000 मीटर यहाँ की ऊंचाई है चांगथांग की। आगे हम फैक्ट देखते हैं चांगथांग के बारे में। तो देखिए यहाँ चांगपा नाम की प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। कहाँ, तो चांगथांग में। तो चांगपा नाम की प्रजाति पाई जाती है जिसकी आबादी कुल 5000 लोग है। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा लोग अपने टेंट को रैबो कहते हैं। यहाँ से एक फैक्ट बनता है सीटेट एग्जाम में, देख लीजिएगा। जो चांगथांग में चांगपा प्रजाति हैं, ठीक ना, लोग रहते हैं, वो अपने टेंट को क्या कहते हैं, रैबो कहते हैं। अगला जो फैक्ट है, चांगथांग आदिवासी लोगों के टेंटों का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना है। जो चांगथांग आदिवासी रहते हैं, ठीक ना, तो वहाँ के लोगों का जो टेंटों का डिजाइन है, ठीक ना, वो 1000 साल से भी पुराना है। ये एनसीईआरटी बुक्स में लिखा गया है। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है, ठीक ना। जो चांगथांग है तो यहाँ सर्दियों में, ठंडी के दिनों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या चलती है, हवा चलती है। अगला फैक्ट देखते हैं तो देखिए अगला फैक्ट है, चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह से है जहाँ कम लोग रहते हैं, ठीक ना। चांगपा जो प्रजाति है वहाँ की भाषा में, ठीक ना, चांगथांग का मतलब क्या है कि वहाँ बहुत कम जगह रहते हैं, ऐसी जगह। लेखा अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है
जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं, ठीक है ना। लेखा मतलब टेंट के पास एक जगह होती है जिसको लेखा कहते हैं, जहां ये अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं, ठीक ना। जहां ये अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं तो उस जगह को क्या बोलते हैं, लेखा बोलते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती है। जो लेखा होती है जहां भेड़ और बकरियों को रखते हैं तो उसकी दीवारें किसके बनी होंगी, तो पत्थरों की बनी होती है। तो इतना आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं फैक्ट चांगथांग के बारे में। तो देखिए, घर परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है, ठीक ना। जितने भी घर परिवार के लोग होते हैं वो अपने जानवरों पर एक विशेष प्रकार के चिन्ह बना देते हैं, जिससे वो अपने भेड़ और बकरियों को बहुत आसानी से पहचान सकें। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिनकर चराने ले जाती हैं, ठीक ना। जो औरतें और छोटी बच्चियां हैं वो जानवरों को, जैसे भेड़ बकरी वगैरह हैं, उनको चराने ले जाएंगी तो क्या करती हैं कि गिन कर, ठीक ना, काउंट करके ले जाती हैं। फिर लौट कर उन्हें दोबारा गिनती हैं, ठीक ना, कि कोई भेड़ बकरी गुम तो नहीं गया है। यह लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाती है, ठीक ना। जो चांगपा प्रजाति के लोग हैं वो अपने बकरी और भेड़ को ऊंचाई पर, पहाड़ों पर, ठंडी जगह पर चराने ले जाती है, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं, ठीक ना। जिससे क्या होते हैं, बकरियों के जो बाल हैं वो घने और मुलायम हो जाते हैं। तो ये फैक्ट था चांगथांग के बारे में, जहां चांगपा प्रजाति पाए जाते हैं। अगला जो फैक्ट है एनसीईआरटी में, तो वो है विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल, ठीक ना, वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल। तो देखिए पश्मीना शॉल के बारे में क्या लिखा गया है एनसीईआरटी बुक में। तो देखिए जो पश्मीना शॉल है, पश्मीना शॉल चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। जो पश्मीना शॉल है, ठीक ना, तो वो बकरियों के बालों से बनती है, जो चांगपा प्रजाति को लोग पालते हैं। अगला फैक्ट है, जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती हैं, ठीक ना। पश्मीना जो ऊन मिलती है जिन बकरियों से, तो वो बहुत ऊंचाई पर रहती है, लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती हैं। ठंड में तापक्रम 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक ना। जो चांगथांग है, ठीक ना, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है ठंडी में, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो फैक्ट है पश्मीना शॉल के बारे में, तो देखिए बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है, ठीक ना। जो बकरी होते हैं पश्मीना बकरी, तो उनके बालों का क्या बन जाता है, शरीर पर कोट बन जाता है। इनमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं, जिनका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने में होता है, ठीक ना। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जो बकरियां होती हैं वो क्या करती हैं, जो बाल हैं उसको गिरा देती हैं, जिससे क्या होता है, पश्मीना शॉल बनाने में उपयोग होता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होगा। जो पश्मीना बकरी है उनके जो बाल हैं, ठीक ना, इतने पतले होते हैं जैसे मनुष्य है उसका एक बाल, तो जो पश्मीना है उसके 6 बाल के बराबर होते हैं। अगला जो फैक्ट है देखिए पश्मीना शॉल के बारे में, तो क्या है, यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनता है, ठीक है ना। जो पश्मीना शॉल है वो किससे बुना जाता है, तो हाथ से बुना जाता है, और ये 250 घंटे लगते हैं एक शॉल बनाने में। अब देखिए अगला फैक्ट क्या है, एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है, ठीक ना। जो एक पश्मीना शॉल यदि आप ओढ़ लें तो आप जितना 6 स्वेटर पहनेंगे तो उतना गर्म होता है एक पश्मीना शॉल। तो ये फैक्ट था पश्मीना शॉल के बारे में। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।